नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न पत्र है 8 जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र है, पेपर 2 है। और इस पेपर के पार्ट फर्स्ट को देखेंगे इस क्लास में। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन है ए, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। तर्क बी दिया गया है, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। तो सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती क्योंकि बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों में बच्चों के बचपन के अनुभव व पालन पोषण के तौर तरीके भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से क्वेश्चंस के ऑप्शन को बहुत ढंग से आप पढ़िए, उसके बाद समझ के आंसर दीजिए। दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। विकास में दोनों आनुवांशिकता और पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्योंकि विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया का परिणाम होता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथन ए दिया गया है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। तर्क दिया गया है आर, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करते हैं ए की। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा को दर्शाती है क्योंकि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर विकास के विभिन्न चरणों को पार करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली और कुछ मछली बुद्धिमान है तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से वयस्कावस्था तक मानी जाती है। साथ ही बच्चों के चिंतन में लचीलापन, प्रभावशीलता, वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता की भूमिका में वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों में विकेंद्रण का विकास हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश व भाषा की महत्ता को अनदेखा किया था, जिसके कारण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आलोचना की जाती है। जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना लेव वाइगोत्स्की द्वारा अपने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध करके की गई कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के साथ भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, पारस्परिक शिक्षण होता है। वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी सीखने में सहयोग करते हैं पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। पारस्परिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के पठन बोध, रीडिंग कम्प्रिहेंशन
की क्षमता को उन्नत करते हुए विकसित करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत अनुसार पाड़ को इंग्लिश में इसका फोल्डिंग बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है और कंटिन्यू प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हावर्ड गार्डनर आपको बताना है दोस्तों। हावर्ड गार्डनर ने, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना करते हुए कहा था कि बुद्धि का प्रकार की नहीं अपितु विभिन्न कारकीय प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं तथा प्रत्येक बुद्धिमत्ता क्षमता अन्य से पृथक होती है। हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हावर्ड गार्डनर ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की हो। फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता। तो प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। थर्ड ऑप्शन यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? दिए गए ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना चाहिए। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाएं।
इस प्रकार के प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक समझ व सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा बाधक है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अगम्य इमारतें हो जाएगा। अगम्य इमारतें शिक्षा के समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में बाधक का कार्य करती हैं, जबकि समता का अधिकार, समानुभूति की संस्कृति, मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया आदि शिक्षा में समावेशन को बढ़ाती हैं। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? तो राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक अधिगमकर्ता को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाता है और सभी के विचारों व आवाज़ के समान महत्व दिया जाता है। साथ ही सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है, जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग से आने वाले विद्यार्थी एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकें। समावेशी शिक्षा विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया या व्यवहार को प्रोत्साहन देती है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्वलीनता हो जाएगा। स्वलीनता प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई से संबंधित होती है और स्वलीनता को ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ऑटिज्म, AUTISM, ऑटिज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों को उपयोग करना चाहिए तथा कक्ष में ऊँट पढ़ने की स्थिति को अत्यधिक रूप से बढ़ाना चाहिए, परंतु शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर की अनुमति देनी चाहिए। स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करना चाहिए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करने से बचना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। अभिकथन ए है, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर देने चाहिए। कारण आर दिया गया, सीखे गए संप्रत्तियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करते हैं ए की। ए शिक्षक को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर देने चाहिए ताकि वह अच्छी तरह सीख सके, क्योंकि सीखे गए संप्रत्तियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा हो जाता है और उन्हें दीर्घकाल के लिए स्मरण रहता है। तो यहाँ पे जो कथन ए, कारण आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? दिए गए ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप
आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में सहायता करके कम किया जा सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर सेकेंड विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो राइट आंसर यहां पे थर्ड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है। तो साइकिल कैसे चलाई जाती है, यह प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण देता है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 26, अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है ऑप्शन। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। यह कथन अधिसंज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। अधिसंज्ञान उच्च क्रम का ज्ञान होता है दोस्तों। अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में सहायता करता है। यह संज्ञान व अधिगम को नियमित करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक होती है। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 28, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सेकंड, वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक होती हैं। यह कथन वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, निराशा। निराशा अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जबकि जिज्ञासा, गौरव, आनंद जैसे संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये रहे ये 29 क्वेश्चन नंबर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, स्थिर गैर नियंत्रणीय। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर स्थिर गैर नियंत्रणीय आरोप भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी प्रकार के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। दोस्तों आपने क्वेश्चंस का लेवल आपने देखा होगा, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीडीपी के। तो ऑनलाइन पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इस बार भी आपका जो पैटर्न क्वेश्चन का रहेगा वो इसी तरह का रहेगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का अभ्यास कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस को आप लगा डालिए बहुत अच्छे से, और लगाने के बाद एक आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में सीडीपी के पूछे गए प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं 30 में से।
तो आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए दोस्तों। यदि आप इस सेशन को कंटिन्यू चाहते हैं कि मैं आपको पर डे एक क्लास CDP की प्रोवाइड करूं 2022-21 में पूछे गए प्रश्नों की, तो आप कमेंट्स करके बताइए, आपको सेशन कंटिन्यू मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।